नमस्कार दोस्तों, जागृति क्लासेज के ऑनलाइन प्रोग्राम में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए जो टॉपिक लेकर के आए हैं वो एस्ट्रोनॉमी का ही एक टॉपिक है। लेकिन अभी तक हमने एस्ट्रोनॉमी पढ़ी और एस्ट्रोनॉमी में हमने कौन कौन से टॉपिक कंप्लीट किए हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति, उसके बाद में हमने जाना तारों का जीवन चक्र, सौरमंडल के बारे में जाना और फिर उसके बाद में हमने सूर्य के बारे में अध्ययन किया। ठीक है, तो आज ये जो टॉपिक है हमारा अक्षांश और देशांतर यानी कि लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, ये जो टॉपिक है बेसिकली इसको फिजिकल ज्योग्राफी में देते हैं। ठीक है, लेकिन ये फिजिकल ज्योग्राफी का हिस्सा नहीं है, क्योंकि ग्लोब यानी कि अर्थ जो है किसका हिस्सा है, सौरमंडल का हिस्सा है। और ग्लोब के ऊपर अक्षांश और देशांतरों का जो स्टडी कर रहे हैं हम, यानी कि इसको क्या बोला जाता है, खगोलीय दूरी बोला जाता है। तो खगोल विज्ञान के अंतर्गत ही हमने किसको रखा है, ग्लोब को रखा है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ग्लोब, और ग्लोब में हम क्या पढ़ रहे हैं, अक्षांश और देशांतर। ठीक, तो देखिए सबसे पहली बात आती है कि हम इस टॉपिक में क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं। एक बार उनकी लिस्ट बना लेते हैं। तो देखो स्टार्टिंग करेंगे हम लैटिट्यूड से। दूसरा पॉइंट है लाइन ऑफ लैटिट्यूड। तीसरा पॉइंट रहेगा हमारा जोन। चौथा पॉइंट आ जाएगा लॉन्गिट्यूड। इसके बाद में इंटरनेशनल डेट लाइन। ठीक है, तो ये टॉपिक हमारे इस वीडियो के अंतर्गत रहेंगे, इस क्लास के अंतर्गत रहेंगे। तो इनमें एक बार हिंदी में समझ लेते हैं। लैटिट्यूड को क्या बोलते हैं, अक्षांश बोलते हैं। इसको बोलते हैं अक्षांश रेखाएं। जोन का मतलब है कि अक्षांशों के आधार पर पृथ्वी को कितने कटिबंधों में बांटा गया है। ठीक है, फिर आएगा हमारा देशांतर, और फिर अंत में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, इंटरनेशनल डेट लाइन। तो ये चीज़ें हम आज के लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो देखिए सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है इसमें वो क्या है, लैटिट्यूड है। ठीक है, तो आप इनको नोट करते जाना मेरे साथ साथ कि इस टॉपिक में क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं हम। तो देखिए अब यहाँ सबसे पहली बात आती है कि लैटिट्यूड किसे कहते हैं। तो एक बार हम बना लेते हैं, ये हमारी अर्थ है। ठीक है, तो एक बार इसको देख भी लीजिए ग्लोब पर कि ग्लोब पर किस तरीके से शो किया गया है इसको। देखो ये है हमारी अर्थ, और इस अर्थ पर कुछ काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं क्षैतिज आधार पर, यानी कि जो क्षैतिज रेखाएं खींची गई हैं वो क्या है, अक्षांश हैं। लेकिन जो लंबवत रेखाएं खींची गई हैं इस तरीके से वो क्या है, देशांतर हैं। आपने कई बार ग्लोब देखा होगा, इसमें अक्षांश और देशांतर रेखाएं खींची गई हैं। ठीक है, तो आज हम इन्हीं अक्षांशों और देशांतरों के बारे में अध्ययन करेंगे और एक एक करके समझेंगे कि इनकी विशेषताएं क्या हैं और किस प्रकार से ये किन किन चीज़ों के लिए यूज किए जाते हैं। तो यहाँ हमें पहली चीज़ तो ये समझनी है कि जो लैटिट्यूड हैं ये किसके लिए यूज किए जाते हैं, दूरी के लिए, डिस्टेंस के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमारा जो बनेगा यहाँ वो क्या बनेगा कि अक्षांश किसे कहते हैं, लैटिट्यूड किसे कहते हैं। ठीक है, तो अक्षांश किसे कहेंगे, तो मैंने अभी आपको एक बात बताई, ये किसके लिए यूज किए जा रहे हैं, दूरी के लिए यूज किए जा रहे हैं। क्योंकि पूरी पृथ्वी पर क्या है, उच्चावच है। उच्चावच का मतलब है कि कहीं ऊंचाई है, कहीं नीचाई है, कहीं मैदान है, कहीं पठार हैं, कहीं पर्वत हैं। इसका आधार क्या है कि अगर कोई व्यक्ति बाइक से अगर चलता है मान लो, और उससे ये कहा जाए कि भाई साहब बताइए यहाँ से और यहाँ तक की पृथ्वी की दूरी क्या है, तो नहीं बता पाएंगे। इसीलिए हमने क्या किया, अक्षांशों का प्रयोग किया। अक्षांश क्या है, एक काल्पनिक है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या होगी। तो देखिए अक्षांश किसे कहते हैं कि पृथ्वी पर खींची गई कोणीय दूरी क्या कहलाती है, अक्षांश कहलाती है। लेकिन कैसे खींची गई है, तो देखिए मान लो ये है हमारी अर्थ
और अर्थ के बीचों बीच में से क्या खींची गई है, एक 0 डिग्री की रेखा खींची गई है, जिसे हम विषुवत रेखा कहते हैं। ये तो हो गया एक नाम। दूसरा, इसको भूमध्य रेखा भी कहते हैं। ठीक है, और इंग्लिश में बोलते हैं इसको इक्वेटर लाइन। तो आपको ये याद रखना है कि इक्वेटर लाइन कितने डिग्री का अक्षांश है, तो 0 डिग्री का अक्षांश है। ठीक है, तो अक्षांश की जो डेफिनेशन क्या होगी, तो देखो दूरी कैसे, तो ये मान लो पृथ्वी की विषुवत रेखा है, तो विषुवत रेखा को आधार मानकर, अब इसकी डेफिनेशन की अगर हम बात करते हैं तो वो ये हो जाएगी कि विषुवत रेखा को आधार मानकर पृथ्वी के केंद्र से खींची गई कोणीय दूरी क्या कहलाती है, अक्षांश कहलाती है। तो देखिए कैसे, ये हो गई विषुवत रेखा और ये हो गया पृथ्वी का केंद्र, तो यहाँ से खींची गई कोणीय दूरी, एंगल डिस्टेंस, तो देखिए ये तब तक अक्षांश रहेगा जब तक इनके मध्य में क्या रहेगा, एंगल डिस्टेंस रहेगा, कोणीय दूरी रहेगी। यानी कि अगर इनके मध्य में कोई एक कोण नहीं बनता है तो वो अक्षांश नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो देखिए प्रत्येक लाइन के मध्य में क्या बन रहा है, एक कोण बन रहा है, एंगल बन रहा है, देख लीजिए एक ये बन रहा है, ये यहाँ बन रहा है, लेकिन अधिकतम कितने एंगल बन सकते हैं, बात आती है यहाँ पर। तो अक्षांश की परिभाषा क्या होगी कि पृथ्वी के केंद्र से विषुवत रेखा को आधार मानकर खींची गई कोणीय दूरी, एंगल डिस्टेंस क्या कहलाती है, अक्षांश कहलाती है। ठीक है, तो देखिए ये 0 डिग्री हो गया, तो 0 डिग्री से हम यहाँ तक अक्षांश अगर हमने खींचे तो ये कितने डिग्री का एंगल बन जाएगा, 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। तो यहाँ से अगर हम यहाँ तक जाते हैं तो ये क्या बन जाएगा, 90 डिग्री बन जाएगा, 90 डिग्री नॉर्थ हो जाएगा और ये 90 डिग्री साउथ हो जाएगा। देख लीजिए इस तरीके से अगर हम देखें तो 90 डिग्री का एंगल कहाँ से कहाँ तक बनेगा, इस रेखा के और इस रेखा के मध्य में, फिर 90 डिग्री का कहाँ बनेगा, इन दोनों के मध्य में, फिर 90 डिग्री का कहाँ बनेगा, इन दोनों के मध्य में। इस तरीके से पृथ्वी पर क्या बन जाता है, एक 360 डिग्री का वृत्त बन जाता है। इसीलिए पृथ्वी क्या है, गोल है, तभी तो हमने 360 डिग्री का वृत्त उस पर बनाया, सर्किल बनाया। ठीक है, अब बात करते हैं कि सर अक्षांश की परिभाषा समझ में आ गई, लेकिन विषुवत रेखा का क्या काम है यहाँ पर। तो देखिए एक बार दोबारा से हम इसको बना लेते हैं। तो ये देखिए ये हमारी अर्थ हो गई और ये इसके मध्य में से क्या खींच दी हमने, विषुवत रेखा खींच दी, 0 डिग्री का अक्षांश खींच दिया। ये क्या कर रही है, पूरी पृथ्वी को 2 भागों में डिवाइड कर रही है, यानी कि एक उत्तरी भाग और एक दक्षिणी भाग। इसीलिए पृथ्वी को मध्य में से खींची गई, इसीलिए इसको क्या कहा जा रहा है, भूमध्य रेखा। और ये भूमध्य रेखा क्या करती है, पृथ्वी को 2 भागों में विभाजित करती है। तो पहला पार्ट कौन सा हो गया, ये तो हो गया इसका उत्तरी गोलार्ध और ये हो गया दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, विषुवत रेखा ने क्या किया, इसको 2 पार्टों में डिवाइड किया। अब बात आती है कि विषुवत रेखा के उत्तर में कितने अक्षांश खींचे गए हैं और दक्षिण में कितने अक्षांश खींचे गए हैं। ठीक, तो देखते हैं। तो अभी मैंने बताया था कि 90 अक्षांश तो उत्तर की ओर खींचे गए हैं, इसीलिए यहाँ जो मेन पॉइंट बना था वो बना था 90 डिग्री नॉर्थ और ये जो पॉइंट बना था ये 90 डिग्री साउथ। तो 0 से 90 तक अगर हम जाएंगे तो कितने अक्षांश हो गए, नॉर्थ तक ठीक है, यानी कि 90 तो ये हो गए प्लस 90 साउथ वाले हो गए और एक ये 0 डिग्री का हो जाएगा, तो कितने हो जाएंगे 181। ठीक है, अगर प्रश्न आपसे पूछा जाए कि बताइए पृथ्वी पर अक्षांशों की संख्या कितनी होती है, तो 181 होती है। ठीक है, तो अगली बात आती है कि ये तो हो गई अक्षांशों की बात, लेकिन अक्षांश रेखाएं किसे कहा जाता है।
ठीक है। तो अक्षांश रेखाएं हम किसे कहेंगे, तो देखिए मान लो मैंने यहाँ से एक एंगल डिस्टेंस इस तरफ खींच दिया, एक एंगल डिस्टेंस इस तरफ खींच दिया, और ये है 10 डिग्री का अक्षांश और ये है 10 डिग्री का अक्षांश। तो समान अक्षांशों को मिलाने वाली जो रेखा होगी वो क्या कहलाएगी, आपकी अक्षांश रेखा कहलाएगी। तो अक्षांश रेखा की हमारी क्या परिभाषा बनेगी, एक बार उसको भी समझ लेते हैं। कुछ नहीं है, अक्षांश किसे कहते हैं कि पृथ्वी के केंद्र से खींची गई कोणीय दूरी क्या कहलाती है, अक्षांश कहलाती है। अगर अक्षांश रेखाओं की बात करता है कि अक्षांश रेखाएं किसे कहते हैं, तब क्या कहोगे कि समान अक्षांशों को मिलाने वाली रेखा, समान अक्षांशों को मिलाने वाली रेखा अक्षांश रेखा कहलाती है। आपने कर्क रेखा का नाम सुना होगा, मकर रेखा का नाम सुना होगा। ये रेखाएं क्यों कही जाती हैं, केवल कर्क क्यों नहीं कहा जाता उसको, आर्कटिक रेखा को आर्कटिक रेखा ही क्यों कहा जाता है, आर्कटिक क्यों नहीं कहा जाता केवल, क्योंकि वो क्या कर रहा है, समान अक्षांशों वाली रेखा को क्या कर रहा है, मिला रहा है। तो ये तो हमने एक बात समझी थी कि अक्षांशों की जो संख्या है वो कितनी थी, 90 प्लस 90 प्लस एक 0 डिग्री वाला, तो ये होगी 181। लेकिन जब आपसे ये पूछा जाए कि अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है पृथ्वी पर, तो अक्षांश रेखाओं की संख्या क्या हो जाएगी, तो देखिए जैसे जैसे हम 0 डिग्री से उत्तर की ओर जाएंगे तो अक्षांशों में क्या होती है, वृद्धि होती है। लेकिन अक्षांश रेखाओं की दूरी में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। जैसे देखिए ये पृथ्वी है, ये अर्थ है, और अर्थ का जो बीच वाला भाग है ये क्या है, उभरा हुआ है। देख लीजिए आपको स्पष्ट दिख रहा होगा कि ये जैसे जैसे ये तो क्या हो गई, हमारी इक्वेटल लाइन हो गई, विषुवत रेखा हो गई, और विषुवत रेखा से जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाएंगे अक्षांश रेखाओं की जो लंबाई है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेकिन अक्षांशों की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी। जैसे ये 0 1 2 3 4 और अंत में ये जो पॉइंट है ये क्या है, 90 डिग्री का पॉइंट है, और ये क्या है 90 डिग्री साउथ पोल, और ये 90 डिग्री नॉर्थ पोल। यहाँ तक बात समझ में आई। तो जैसे जैसे हम विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो अक्षांशों में क्या होती है, वृद्धि होती है, और ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर आते हैं तो अक्षांशों में क्या होगी, कमी होगी। अब यहाँ एक बात ये समझना कि विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश रेखाओं की लंबाई में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। चाहे तो आप उत्तरी ध्रुव से आ जाए, चाहे दक्षिणी ध्रुव से आ जाओ, अक्षांश रेखाओं की लंबाई अगर हम ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर आ रहे हैं तो लंबाई बढ़ेगी, और विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जा रहे हैं तो लंबाई घटेगी। देखो ये विषुवत रेखा है, इसका मतलब पृथ्वी का जो बीच वाला भाग है ये क्या उभरा हुआ है, इसलिए इसकी लंबाई भी क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। लेकिन जैसे जैसे हम आगे की ओर जाएंगे, ये हमारी कर्क रेखा है, देख लो ये हमारी कर्क रेखा है, तो कर्क रेखा इससे क्या है, लंबाई में कम है। धीरे धीरे उत्तर की ओर जाएंगे तो वृत्त क्या होते चले जाएंगे, छोटे होते चले जाएंगे। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब इसकी विशेषताओं की बात करते हैं, इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं। तो देखिए अक्षांशों की विशेषता क्या होंगे कि अक्षांश पूरब से पश्चिम की ओर खींचे जाते हैं, क्षैतिज रूप में। किस तरीके से, क्षैतिज रूप में। तो देखिए यहाँ ये जो दो वर्ड आते हैं बड़ा परेशान करते हैं, कौन कौन से, एक तो आता है क्षैतिज यानी कि हॉरिजेंटल, और एक आता है लंबवत यानी कि वर्टिकल। जो क्षैतिज का मतलब होता है कि इस तरीके की अगर कोई लाइन खींची गई है तो ये क्या हो जाएगी, क्षैतिज हो जाएगी, और इस तरीके से कोई लाइन खींची गई है तो ये वर्टिकल हो जाएगी, लंबवत हो जाएगी। तो हमारे जो अक्षांश हैं वो क्या हैं, क्षैतिज हैं, अक्षांश रेखाएं भी क्या हैं, क्षैतिज हैं। ठीक है। दूसरी बात आती है हमारी कि अगर हम विषुवत रेखा से या 0 डिग्री से ध्रुवों की ओर जा रहे हैं या 90 डिग्री की ओर जा रहे हैं, यहाँ से और यहाँ तक जाने में, तो अक्षांशों की संख्या में क्या होगी, वृद्धि होगी, अक्षांशों में वृद्धि होगी। और जस्ट इसका अपोजिट क्या हो जाएगा कि हम अगर 90 डिग्री से 0 डिग्री की ओर आ रहे हैं तो अक्षांशों में क्या होगी, कमी होगी। यहाँ से कई बार सवाल पूछे गए, बहुत आसान सा टॉपिक है। ठीक है, ये बात समझ में आई आपको यहाँ तक।
अब बात आती है कि अक्षांश रेखाओं का क्या होगा। तो देखिए अक्षांश रेखाओं की विशेषता भी जान लेते हैं कि अगर हम 0 डिग्री से 90 डिग्री की ओर जा रहे हैं तो अक्षांश रेखाओं की लंबाई क्या होगी, अभी बताया है मैंने, कम होगी। अगर 90 डिग्री से 0 डिग्री की ओर जा रहे हैं तो लंबाई बढ़ेगी या कम होगी, बढ़ेगी। यानी कि जो वृत्त है 0 डिग्री से 90 डिग्री की ओर जाएंगे तो जो वृत्त बनेगा वो छोटा बनेगा, और 90 डिग्री से 0 डिग्री की ओर आएंगे तो जो वृत्त बनेगा वो कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा। ये बात समझ गए। तो देखिए ये वाला भार जो बाहर है, अगर यहाँ हम एक सर्कल खींच दें तो बड़ा खींचेगा, लेकिन जैसे जैसे हम उत्तर की ओर जाएंगे तो जो सर्कल है वो क्या होते चले जाएंगे, छोटे होते चले जाएंगे। इस तरह नीचे से उत्तर की ओर जा रहे हैं तो ये सर्कल क्या हो गए, छोटे हो गए। ठीक है, तो ये दो बातें हमारी कंप्लीट हुई। अब बात करते हैं कि पृथ्वी पर कुछ मुख्य अक्षांश खींचे गए हैं, उन अक्षांशों का क्या प्रयोग है और उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। फिर उनके आधार पर देखेंगे कि किस प्रकार से पृथ्वी को ताप कटिबंधों में विभाजित किया गया है और उन ताप कटिबंधों का अपना क्या योगदान है, और उन ताप कटिबंधों के आधार पर किस प्रकार से पूरी पृथ्वी को जलवायु पेटियों में विभाजित किया गया है। ये जानने से पहले हमें थोड़ी सी एक बात और जान लेनी है कि जो अक्षांश हैं इनका प्रयोग किसके लिए किया जाता है, दूरी के लिए किया जाता है, डिस्टेंस के लिए किया जाता है। दूसरी बात ये हो गई कि ये किस प्रकार की रेखाएं हैं, काल्पनिक रेखाएं हैं, अर्थात पृथ्वी पर ये वास्तविक न होकर के मानी हुई काल्पनिक रेखाएं हैं। कोई ज्योग्राफर्स चाकू लेके थोड़े उतरा होगा, चलिए पृथ्वी के चारों तरफ एक रेखा खींच देते हैं चाकू से, ऐसा तो नहीं हुआ होगा। तब कैसा हुआ, इनको माना गया, अर्थात ये काल्पनिक रूप से खींची गई। ठीक है, तो दूसरी विशेषता क्या हो जाएगी कि ये काल्पनिक रेखाएं हैं। ठीक, एक प्रयोग तो हमें यहां पता चल गया कि इसका एक प्रयोग किसके लिए किया जाता है, दूरी के लिए। दूसरा प्रयोग है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि अक्षांशों का जो प्रयोग किया जाता है वो जलवायु पेटियों के निर्धारण के लिए किया जाता है। ठीक है, तो यहां तक बात समझ में आई। एक तो बात हो गई इनकी बेसिक जानकारी कि इनको कहते क्या है और इनकी अपनी क्या क्या विशेषताएं हैं। देखिए कई बार सवाल ये पूछा गया है रेलवे वगैरह के एग्जाम में कि अक्षांशों की संख्या कितनी है। अगर अक्षांशों की संख्या पूछी जाए तो 181, लेकिन अगर अक्षांश रेखाओं की संख्या पूछी जाए तब क्या बताओगे। तो इसको समझने के लिए एक बार दोबारा से हमें ग्लोब देखना पड़ेगा। तो देखिए ये ग्लोब है, देखो यहाँ से अगर हम उत्तर की ओर जाते हैं तो हमने आराम से अक्षांश खींच लिए। किस तरीके से कि 89 तक हम जाएंगे तो आराम से अक्षांश खींच जाएंगे, अक्षांश रेखाएं खींची जा सकती हैं। लेकिन पृथ्वी पर एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर रेखा न खींच करके क्या होगा, एक पॉइंट के रूप में अक्षांश को स्थापित किया जाएगा। किस तरीके से, इस तरीके से देख लीजिए, ये क्या है, एक पॉइंट है, एक पॉइंट दक्षिण में और एक पॉइंट उत्तर में। तब क्या होगा, इसीलिए इसको उत्तरी ध्रुव घोषित किया गया और इसको दक्षिणी ध्रुव घोषित किया गया, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो अक्षांशों की अगर संख्या पूछी जाए तो वो होगी आपकी 181, और जब अक्षांश रेखाओं की संख्या पूछी जाए तब क्या होगा, उसमें से हमें 2 माइनस करना है। दो कौन से माइनस करने हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो कितनी हो जाएगी, 179। यहाँ से बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं रेलवे के ग्रुप डी वगैरह के एग्जाम में। ठीक है, अब देखो सिविल सर्विस में या अपर लेवल के एग्जाम में यहाँ से किस तरीके के सवाल आते हैं। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि जो कंपटीशन का नया माहौल है उसमें टॉपिक तो वही है, लेकिन उसका जो तरीका है क्वेश्चन पूछने का एग्जामिनर का वो थोड़ा सा बदल गया है। वो कैसे बदल गया है कि बेस तो वही रहेगा, परिभाषाएं तो वही रहेंगी, लेकिन इसको अप्लाइड रूप में पूछता है। अप्लाइड रूप में कैसे पूछेगा, जैसे बताए, जैसे अभी मैंने यहाँ एक पॉइंट यूज किया, जलवायु पेटियों के निर्धारण के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ये चीज़ तो सब लोग जानते हैं कि दूरी के लिए इसका प्रयोग किया जाता है,
लेकिन जलवायु पेटियों के लिए निर्धारण किया जाता है। ये बात हम तब समझते हैं जब हम क्लाइमेटोलॉजी वाले टॉपिक में पहुंच जाते हैं कि अच्छा यहाँ पर जाकर के इनका प्रयोग होगा। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हमें क्या समझना पड़ेगा कि किस प्रकार से पृथ्वी पर मुख्य अक्षांश रेखाएं खींची गई और वो अक्षांश रेखाएं किस प्रकार से जलवायु पेटियों का निर्धारण कर रही हैं। ठीक है, चलिए एक बार दोबारा से हमें ग्लोब बनाना पड़ेगा। तो ये तो हो गई हमारी अर्थ और ये हो गया 0 डिग्री यानी कि विषुवत रेखा। या भूमध्य रेखा या इक्वेटर लाइन। इसके जैसे ही हम उत्तर की ओर जाएंगे तब उत्तर में जो इसके अक्षांश खींचे जाएंगे, ऊपर की ओर जो अक्षांश खींचे जाएंगे वो तो कहलाएंगे उत्तरी अक्षांश, और इसके दक्षिण में जो अक्षांश खींचे जाएंगे वो दक्षिणी अक्षांश कहलाएंगे। ठीक है, तो देखिए इसके उत्तर में एक अक्षांश खींचा गया है 23.5 डिग्री का अक्षांश, और इन 23.5 डिग्री के दोनों अक्षांशों को मिलाने वाली जो रेखा है वो क्या कहलाती है? अक्षांश रेखा कहलाती है। तो इसको नाम दे दिया कर्क रेखा। क्या नाम दिया गया? कर्क रेखा। एक अक्षांश खींचा गया है इसका 23.5 डिग्री का साउथ में, ये कौन सा हो गया? नॉर्थ। इसको क्या नाम दिया गया? मकर रेखा। एक अक्षांश खींचा गया इसका 66.5 डिग्री पर नॉर्थ, इसको नाम दिया गया आर्कटिक वृत्त या आर्कटिक रेखा। और एक वृत्त खींचा गया इसके दक्षिण में 66.5 डिग्री साउथ, इसको नाम दिया गया अंटार्कटिक रेखा। ठीक है, तो ये कुछ मुख्य अक्षांश रेखाएं हैं पृथ्वी पर जो क्या करती हैं? ताप को निर्धारित करती हैं। किस तरीके से निर्धारित करेंगी उसको भी एक बार जान लेते हैं कि देखिए ये तो हो गया हमारा सन और ये हो गई हमारी अर्थ। अर्थ के और सन के मध्य में क्या है? निर्वात है। तो देखिए ये बीच वाला भाग है इसका, विषुवत रेखा वाला भाग है, और ये क्या है? कर्क रेखा वाला भाग, और ये मकर रेखा वाला भाग। तो जब सूर्य की सीधी किरणें पड़ेंगी, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, 90 डिग्री साउथ और ये 90 डिग्री नॉर्थ, ये क्या है? सूर्य की रेज हैं, किरणें हैं। ठीक है, तो यहां से हमारा टॉपिक शुरू होगा कि ताप कटिबंध कैसे डिसाइड होते हैं। किसके द्वारा? अक्षांशों के द्वारा, अक्षांश रेखाओं के द्वारा। ठीक है, तो देखिए जब सूर्य की किरणें पृथ्वी पर आती हैं और पृथ्वी क्या कर रही है? अपने अक्ष पर रोटेट कर रही है, घूर्णन कर रही है, तो आपको यहाँ दिख रहा होगा कि देखिए सबसे नज़दीक यानी सबसे जल्दी किरणें कहाँ से पहुँच रही हैं? यहाँ से, और यहाँ तक टाइम बहुत कम लगेगा, लेकिन यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में क्या लगेगा? समय अधिक लगेगा। तो यहाँ से यहाँ तक अगर किरणें बहुत कम समय में पहुँच रही हैं तो यहाँ का टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। तो यहाँ क्या मेंशन किया था हमने? 0 डिग्री, और यहाँ 23.5 डिग्री नॉर्थ, और यहाँ 23.5 डिग्री साउथ। तो 23.5 डिग्री नॉर्थ को क्या कहा गया था? कर्क रेखा, और इसको मकर रेखा। ठीक है, तो देखिए जो सूर्य है इसकी किरणें विषुवत रेखा पर क्या होंगी? जल्दी पहुंचेंगी और सीधी पड़ेंगी, लंबवत पड़ेंगी। लेकिन जैसे जैसे हम 0 डिग्री से कहाँ जाएंगे? ध्रुवों की ओर जाएंगे, तब सूर्य की किरणों के तिरछेपन में क्या हो जाएगी? वृद्धि होगी। तो एक बार ये पॉइंट भी यहाँ मेंशन कर लेना कि 0 डिग्री से 90 डिग्री की ओर जाने पर सूर्य की किरणों का तिरछापन क्या होता है? बढ़ता है। तो इसका तिरछापन बढ़ेगा, लेकिन 90 डिग्री से इधर आएंगे तो क्या होगी? सूर्य की किरणें कहाँ लंबवत पड़ेंगी? विषुवत रेखा पर, यानी कि 0 डिग्री पर
सूर्य की लंबवत किरणें पड़ेंगी। अगर लंबवत किरणें कहाँ पड़ रही हैं, विषुवत रेखा पर पड़ रही हैं, तो टेम्परेचर भी कहाँ का ज़्यादा होगा, 0 डिग्री का ज़्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ का तापमान भी क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। और अगर मैं 90 डिग्री के टेम्परेचर की बात करता हूँ तो 90 डिग्री पर किरणों का तिरछापन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और किरणों का तिरछापन अगर बढ़ जाएगा तो वहाँ कम तापमान की प्राप्ति होगी, कम सूर्य ताप की प्राप्ति होगी, तो यहाँ का जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसीलिए ध्रुवों पर क्या होता है, हमेशा बर्फ जमी रहती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर सूर्य की किरणों का तिरछापन बढ़ जाता है, जिससे वहाँ सूर्य ताप की बहुत कम प्राप्ति होती है। और वहाँ का जो टेम्परेचर है वो किससे कम चला जाता है, हिमांक से भी कम चला जाता है। हिमांक का मतलब होता है कि बर्फ जमने की अवस्था, यानी कि टेम्परेचर का वो पॉइंट जहाँ द्रव अवस्था किसमें धीरे धीरे परिवर्तित हो जाएगी, बर्फ में परिवर्तित हो जाएगी, ठोस में परिवर्तित हो जाएगी। ठीक है, तो 90 डिग्री पर क्यों बर्फ जमती है, ये बात समझ में आ गई। क्योंकि यहाँ सूर्य ताप की जो प्राप्ति होगी वो क्या होगी, कम होगी। और सूर्य ताप की प्राप्ति कम होगी तो टेम्परेचर भी क्या होगा, कम होगा। कितना कम होगा, टेम्परेचर चला जाएगा हिमांक से कम। अब दूसरी बात आती है 0 डिग्री वाली, कि 0 डिग्री पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ रही हैं, सीधी पड़ रही हैं, इसलिए यहाँ का तापमान क्या हो गया, बढ़ गया। और तापमान जब यहाँ का बढ़ेगा तब क्या होगा, यहाँ अत्यधिक गर्मी होगी। और अत्यधिक गर्मी होगी तो देखिए ये अर्थ है। और 0 डिग्री वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है, यहाँ जो जलीय भाग है ये क्या होने लगेगा, अपनी अवस्था परिवर्तित करने लगेगा। अर्थात अधिक तापमान के कारण यहाँ पर जो जलीय भाग है वो धीरे धीरे भाप बन के क्या होगा, उड़ने लगेगा। जब वो वाष्पीकरण होने लगेगा उसका, तो वहाँ के वायुमंडल में या वहाँ के बादलों में संघनन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जब संघनन की प्रक्रिया शुरू होगी तो यहाँ पर क्या बन जाएंगे, बादल बनेंगे, मेघ बनेंगे। और संघनन जब कंप्लीट हो जाएगा तो सबसे ज़्यादा वर्षा भी कहाँ होगी, इसी रीजन में होगी। अब एक एक करके समझते हैं। तो देखिए 0 डिग्री पर क्या है, टेम्परेचर अधिक है। अधिक क्यों है, क्योंकि यहाँ सूर्य की किरणें क्या हैं, लंबवत हैं, सीधी हैं। दूसरा, जब यहाँ टेम्परेचर अधिक है तो क्या होगा, वाष्पीकरण होगा। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, वाष्पीकरण भी बढ़ेगा। और जब वाष्पीकरण बढ़ेगा तो संघनन बढ़ेगा। और जब संघनन बढ़ेगा तब वर्षा भी यहाँ क्या होगी, अधिक होगी। यहां तक बात समझ में आ गई। ठीक है, तो देखिए एक अक्षांश ने किस तरीके से कितनी चीज़ों को डिसाइड कर दिया। तापमान को डिसाइड किया, वाष्पीकरण को डिसाइड किया, संघनन को डिसाइड किया, वर्षा को डिसाइड किया। अब वर्षा क्या डिसाइड करेगी, तो देखिए जहाँ सबसे ज़्यादा वर्षा होगी वहाँ पर क्या होगा, वनस्पति की सघनता भी सबसे ज़्यादा होगी। कैसे होगी वनस्पति की सघनता, कि जहाँ बारिश होती है वहाँ विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे, विभिन्न प्रकार के जीव जंतु क्या होते हैं, ज़्यादा पास पास रहते हैं। वनस्पति की सघनता का मतलब क्या है, कि घने वन पाए जाएंगे, घने वृक्ष मिलेंगे, पास पास वृक्ष मिलेंगे। ठीक है, तो वर्षा अधिक होगी तो वनस्पति की सघनता भी क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। और वनस्पति की सघनता बढ़ेगी तो अगर हम इसको एनवायरनमेंट में अगर यहीं से जोड़ते हैं तो कैसे जोड़ेंगे, बायोडाइवर्सिटी भी यहाँ की क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। जैव विविधता भी यहाँ की क्या होगी, अधिक होगी। देखिए नोट करते जाइए मेरे साथ साथ। देखो एक लैटिट्यूड ने कितनी चीजों को निर्धारित कर दिया। ठीक है, देखो मैंने कुछ नहीं बताया इसमें, सब क्या कह रहा है, यही कह रहा है, बस हम तो चीजों को जोड़ते चले गए एक दूसरे से। तो यहां बात समझ में आ गई कि किस प्रकार से अक्षांश ताप कटिबंधों का निर्धारण करते हैं। अभी तुमने इसका बेसिक समझा है, अब एक एक करके ताप कटिबंधों को समझते हैं कि पृथ्वी पर कितने ताप कटिबंधों का निर्माण किया गया है या कितने ताप कटिबंध निर्धारित किए गए हैं। ये चीज नोट करते जाना। तो देखिए ये है हमारी अर्थ, ये
0 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 60 डिग्री नॉर्थ और ये 90 डिग्री नॉर्थ। हम यहाँ एक आइडियल कंडीशन ले रहे हैं, ठीक है। जब अगर फिक्स में हम इनको जानेंगे तो क्लाइमेटोलॉजी के अंतर्गत हम इनको फिक्स में जानेंगे कितने डिग्री से कितने डिग्री तक का रीजन मुख्यतः उसमें आता है। 30 डिग्री साउथ और 60 डिग्री ये साउथ और ये 90 डिग्री साउथ। हमने मेन यानी कि मुख्य अक्षांश जो इसकी आइडियल कंडीशन में यूज किए जाते हैं ताप कटबंधों की में उनको लिया है, ठीक है। तो देखो अभी मैंने बताया था कि जो सूर्य है ये सबसे ज़्यादा लंबवत कहाँ चमक रहा है, विषुवत रेखा के आसपास। तो ये विषुवत रेखा हो गई, यहाँ से और यहाँ तक का रीजन, यहाँ से और 30 डिग्री साउथ तक का रीजन क्या कहलाएगा आपका, अगर कटिबंध समझने हमें। तो यहाँ एक बात ये भी ध्यान रखना कि जैसे ही हमने लैटिट्यूड पढ़े, अक्षांश पढ़े, तो 2 अक्षांशों के मध्य में आपको यहाँ कुछ स्थान खाली दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। एक अक्षांश ये है और एक ये है, तो इनके मध्य का जो स्थान है ये क्या कहलाता है। तो देखिए 2 अक्षांशों के मध्य का स्थान क्या कहलाता है, कटिबंध कहलाता है, जिसे हम इंग्लिश में जोन भी कहते हैं। किसे कहते हैं, अगर इसकी डेफिनेशन आपको लिखनी है तो लिख लेना कि 2 अक्षांशों के मध्य का या बीच का भाग कटिबंध कहलाता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट हमारा यहां से निकलता है कि 2 अक्षांशों के मध्य की जो दूरी होती है वो कितनी होती है। मान लो मैंने 1 डिग्री अक्षांश तो यहाँ खींच दिया 0 डिग्री का, और या इसके ऊपर खींच दिया 1 डिग्री नॉर्थ और इसके नीचे खींच दिया 1 डिग्री साउथ। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए 2 अक्षांशों के मध्य की दूरी कितनी होती है, तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ इतना सा याद रखना है कि 2 अक्षांशों के मध्य की दूरी होगी 111 किलोमीटर। कितनी होगी, 111 किलोमीटर। यानी कि अगर हम 0 डिग्री से 1 डिग्री उत्तर की ओर जाएंगे तो हमें कितने किलोमीटर चलना है, 111 किलोमीटर। अगर हम 0 डिग्री से 1 डिग्री साउथ की ओर आएंगे तो कितने किलोमीटर चलना है, 111 किलोमीटर। तो ये पॉइंट आप याद रखना। फिर आपसे पूछा जाएगा कि बताइए, कभी कभी काल्पनिक सवाल भी पूछ लिए जाते हैं कि अगर हम विषुवत रेखा से उत्तरी ध्रुव तक की अगर यात्रा करते हैं तो हमें कितने किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ेगी। तब आपको क्या करना है कि अगर विषुवत रेखा से जब पूछ रहा है तो एक अक्षांश तो अपने आप में ये हो ही गया विषुवत रेखा का 0 डिग्री का, प्लस 90 डिग्री का अक्षांश और हो गया। तो आप 111 को किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 91 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दूरी आ जाएगी। ठीक है। चलिए ये बात समझ में आई, कटिबंध किसे कहते हैं कि 2 अक्षांशों के मध्य का जो भाग है वो क्या कहलाता है, कटिबंध कहलाता है, जोन कहलाता है। और इनके जो मध्य की दूरी है वो कितनी है, 111 किलोमीटर। ठीक है, इसको याद रखना। अब बात करते हैं कि ये सन था, सबसे ज्यादा किरणें सीधी कहाँ पड़ेंगी, विषुवत रेखा के आसपास, तिरछापन कहाँ बढ़ेगा, ध्रुवों के आसपास। तो देखिए जहाँ किरणें अधिक पड़ेंगी, सीधी पड़ेंगी, वहाँ का तापमान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और देखिए जहाँ तापमान अधिक होता है तो हम लोग नॉर्मल भाषा में क्या कहते हैं कि यार बहुत गर्मी हो रही है, बहुत हॉट है। तो हम इसके लिए 4 शब्दों का यूज करेंगे कि वो 4 शब्द कौन से हैं। एक बार ये समझाने के लिए मैंने यूज किया है यहाँ पर, आप इनको सीरियस मत लेना, ठीक है। देखिए वो 4 वर्ड कौन कौन से हैं। पहला तो है हमारा हॉट, दूसरा है वार्म, तीसरा है कूल और चौथा वर्ड है कोल्ड। अगर ये चीज 4 शब्द अगर समझ गए तो आप कटिबंधों के बारे में आंख बंद करके बता सकते हो। तो बताइए हॉट का मतलब क्या होता है। आजकल ये वर्ड ज़्यादातर लड़के कहीं और यूज करते हैं, लेकिन हमें कहाँ यूज करना है, कटिबंधों के बारे में। कैसे यूज करना है, तो देखिए हॉट का मतलब होता है सबसे ज़्यादा गर्म। कितना गर्म कि उसकी अगर पानी को हम गैस पर गर्म करते हैं तब क्या होगा, वो इतना गर्म हो जाए कि वो भाप बन के ऊपर उड़ने लगे, वो क्या कहलाएगा, आपका हॉट कहलाएगा। और इसी हॉट को हम ज्योग्राफी की भाषा में क्या बोलते हैं, उष्ण बोलते हैं। ठीक है।
क्या बोलेंगे? उष्ण बोलेंगे। बात क्लियर हुई? उष्ण कब बोलेंगे? जब वहां किसी पदार्थ की अवस्था परिवर्तित हो जाए, और पदार्थ कौन सा होगा? सिर्फ जल होगा। उसके लिए ही हमने यहाँ यूज किया है इसको। यानी कि जब जल का वाष्पीकरण जिस स्थान पर प्रारंभ हो जाए, वो स्थान किस में आएगा? उष्ण कटिबंध में आएगा। ठीक है। दूसरी बात है, ये कितना गर्म होगा? तो सबसे अधिक गर्म होगा। अब अगला पॉइंट आ रहा है कि आपने पानी गर्म किया, वो भाप बन के ऊपर उड़ने लगा। अब आती है बात कि एक स्थिति ऐसी आएगी कि आप उसको ठंडा भी करोगे, गैस से उतारोगे भी। जब आप उसको गैस से उतार दोगे और उसमें वाष्पीकरण की प्रक्रिया बंद हो जाएगी, तब वो क्या होगा? थोड़ा सा गुनगुना टाइप का होगा, ना तो अधिक गर्म और ना ही अधिक ठंडा। तब हम उसको क्या बोलेंगे ज्योग्राफी की भाषा में? नॉर्मल भाषा में उसको बोलते हैं वार्म। चाय हमने उतार के रख दी, थोड़ी देर 2 मिनट के लिए आप चाय बना के रख दीजिए कप में, क्या होगी? थोड़ी गुनगुनी टाइप की हो जाएगी, तो उसको बोलते हैं इंग्लिश में वार्म। और वार्म का मतलब ज्योग्राफी में क्या होता है? उपोष्ण। पहले ये 4 वर्णों को समझ लीजिए, तब जाके चीजें आपके समझ में आएंगी। ठीक है। अगला वर्ड क्या है? कूल। ठीक है, हम लोग कमेंट में नॉर्मल रूप से लिख देते हैं कूल बेब, कूल ड्यूड। तो कूल का मतलब क्या है? कि कूल का मतलब होता है कि ना तो वो ज़्यादा ठंडा है। ठंडे के मतलब क्या है? अगर कोई मान लो जल ही है, जल क्या है? अगर वो हिमांक से नीचा चला जाएगा तो बर्फ बन जाएगा। लेकिन हिमांक से पहले का जो टेम्परेचर होता है, यानी कि नॉर्मल ठंडा, ना तो वो वार्म है और ना ही बर्फ बन पाया है, उन दोनों के बीच की कंडीशन। जैसे हम फ्रिज में पानी पीते हैं, तो जब फ्रिज में हम पानी पीते हैं तो बोतल जो रहती है फ्रिज की, वो क्या रहती है? कूल रहती है, कोल्ड नहीं रहती। कोल्ड कब बनेगी? जब उस बोतल में बर्फ जम जाएगी। ठीक है। तो फ्रिज में हम जो पानी रखते हैं, बोतल रखते हैं पानी की, जब उसको बाहर निकालते हैं तो ठंडा पानी निकलता है, उसी को हम बोलते हैं क्या? कूल। और ज्योग्राफी की भाषा में इस कूल को बोला जाता है शीतोष्ण। क्या बोला जाएगा? शीतोष्ण। ठीक है। और अगला वर्ड हमारा आ गया क्या? कोल्ड। कोल्ड का मतलब है कि द्रव की जहां अवस्था ही परिवर्तित हो जाए, द्रव किस में परिवर्तित हो जाए? ठोस में परिवर्तित हो जाए। अगर हम उसी पानी की बोतल को फ्रीजर में सेट कर देंगे तो थोड़ी देर बाद जब निकालेंगे तो उसमें क्या जम जाएगी? बर्फ जम जाएगी। उसको बोलते हैं कोल्ड। ठीक है। तो कोल्ड को ज्योग्राफी की भाषा में बोला जाता है शीत। अब इन 4 वर्णों का हम प्रयोग कहाँ करते हैं? यहाँ करते हैं पृथ्वी के संदर्भ में, ताप कटिबंधों के संदर्भ में। ठीक है। तो देखिए, ये हो गई हमारी अर्थ, ये हो गया 0 डिग्री, ये हो गया 30 डिग्री नॉर्थ, ये हो गया 60 डिग्री नॉर्थ, और ये हो गया 90 डिग्री नॉर्थ, ये भी 30 डिग्री नॉर्थ साउथ, ये 60 डिग्री साउथ, और ये 90 डिग्री साउथ। अब हमें इन कटिबंधों को, यानी कि ये जो शब्द हमने यहाँ लिए हैं, इनको यहाँ कैसे प्रयोग करेंगे? तो देखिए, उष्ण में मैंने क्या बताया कि जो स्थान सबसे अधिक गर्म होगा। गर्म कब होगा? जब सूर्य की सीधी किरणें कहाँ पड़ रही हैं? विषुवत रेखा पर पड़ रही हैं। तो ये वाला रीजन क्या होगा? अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा सबसे ज़्यादा गर्म हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो किस टाइप का हो जाएगा? हॉट हो जाएगा। और हॉट हो जाएगा तो इसको क्या बोलेंगे? उष्ण कटिबंध बोलेंगे। बात समझ में आ गई? तो उष्ण कटिबंध हमारा कौन सा होगा? 0 डिग्री से 30 डिग्री उत्तर की ओर, 0 डिग्री से 30 डिग्री दक्षिण की ओर का जो स्थान है, ये किस में आएगा? उष्ण कटिबंध में आएगा। तो यहाँ नोट कर लीजिए, ये जो होगा क्या हो जाएगा? उष्ण कटिबंध हो जाएगा। ठीक है। अब हमें लेना दूसरा शब्द वार्म, यानी कि गर्म तो है लेकिन इतना गर्म नहीं है कि उसके पदार्थ की अवस्था ही वहां परिवर्तित हो जाए। इसका मतलब गुनगुने टाइप का है, बेचारा ठंडा कर दिया इसको थोड़ा सा। तो उसे हम क्या बोलते हैं ज्योग्राफी की भाषा में? उपोष्ण कटिबंध बोलते हैं। तो उपोष्ण कटिबंध जब आपसे पूछा जाए कि कितने डिग्री से कितने डिग्री के मध्य का भाग है, तब आप क्या कहोगे? हम एक और ले लेते हैं इसमें, 45 डिग्री वाला रीजन। ये 60 हो जाएगा और ये 45 हो जाएगा नॉर्थ, और ये भी 45 नॉर्थ। ठीक है। तो देखिए, 30 डिग्री से 45 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री से 45 डिग्री दक्षिण की ओर
का जो पार्ट है वो क्या कहलाएगा, उपोष्ण कटिबंध कहलाएगा, वार्म कहलाएगा। ठीक है, तो देख लीजिए 30 डिग्री से 45 डिग्री का रीजन जो होगा वो क्या होगा, उपोष्ण कटिबंध होगा। अब बात आती है शीतोष्ण कटिबंध की, यानी कि ना तो अत्यधिक क्या है, ठंडा है। अत्यधिक ठंडा कब होगा, जब बर्फ जम जाएगी, तो बर्फ जमेगी उसको हम कोल्ड बोलेंगे। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ कूल करना है, तो कूल वाला जो रीजन है वो 45 डिग्री से 60 डिग्री वाला रीजन हो जाएगा, इसे बोलते हैं हम शीतोष्ण कटिबंध। ये हम अभी आइडियल कंडीशन समझ रहे हैं। ठीक है, इसकी जो एक्चुअल कंडीशन है वो क्लाइमेटोलॉजी के अंतर्गत बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होंगी आपकी। अब 90 डिग्री अब क्या बचा, एक बचा हमारा बेचारा कोल्ड। तो मैं आपको अभी बता चुका हूं, तो देखिए ये सन है, तो सन की जो तिरछी किरणें हैं वो कहाँ हैं, ध्रुवों पर है। जब ध्रुवों पर सन की किरणों का तिरछापन बढ़ जाता है तो यहाँ पर टेम्परेचर भी क्या होगा, कम होगा, अर्थात टेम्परेचर की जो प्राप्ति होगी, यहाँ पर सूर्य ताप की जो प्राप्ति होगी वो क्या होगी, कम होगी, जिसकी वजह से यहाँ का जो पानी है वो ठंडा होकर के जम करके क्या हो जाता है, बर्फ बन जाता है। इसीलिए ध्रुवों पर हमेशा क्या जमी रहती है, बर्फ जमी रहती है। तो इस हिस्से को हम जो बोलेंगे क्या बोलेंगे, शीत कटिबंध बोलेंगे। यानी कि 60 डिग्री से 90 डिग्री का जो रीजन होगा वो क्या कहलाएगा, शीत कटिबंध कहलाएगा। काफ़ी बच्चे क्या करते हैं कि इनकी परिभाषाओं को रटते जाते हैं, फिर जैसे ही एग्जाम में आते हैं तो शीत को शीतोष्ण कर देते हैं, उपोष्ण को उष्ण कर देते हैं, मिक्स हो जाता है उनका पूरा ताप कटिबंध। ठीक है, तो इसको समझने के लिए आपको बस ये 4 वर्ड याद रखने हैं, हॉट, वार्म, कूल और कोल्ड। अगर देखिए, अगर डेफिनेशन ही पूछी जाए कि उष्ण कटिबंध किसे कहेंगे, तो अगर किताबी भाषा में इसकी डेफिनेशन की आप बात करते हैं तो क्या होगी, देखिए विषुवत रेखा से या 0 डिग्री से 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री दक्षिण का जो भाग है वो क्या कहलाएगा, उष्ण कटिबंध कहलाएगा। और 30 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री उत्तर या दक्षिण, यानी कि 30 डिग्री ये हो गया और 30 डिग्री ये हो गया, तो नॉर्थ या साउथ से 45 डिग्री नॉर्थ या साउथ वाला जो रीजन है वो क्या कहलाएगा, उपोष्ण कटिबंध। और 45 डिग्री नॉर्थ या 45 डिग्री साउथ से 60 डिग्री नॉर्थ या 60 डिग्री साउथ वाला जो रीजन है वो क्या कहलाएगा, शीतोष्ण कटिबंध कहलाएगा। और 60 डिग्री नॉर्थ से 60 डिग्री साउथ वाला जो रीजन है वो क्या कहलाएगा, 90 डिग्री साउथ वाला जो रीजन है वो क्या कहलाएगा, शीत कटिबंध कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हो गई आज हमारे अक्षांशों की बात। लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड के बारे में या देशांतरों के बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। अगर इससे संबंधित कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप जरूर हमें कमेंट बॉक्स में या स्क्रीन पर आपको हमारा नंबर दिखाई दे रहा होगा 9414941509, इसके माध्यम से, हमारे व्हाट्सअप मैसेज के माध्यम से आप हमें अपने सजेशंस भेज सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।